Welcome dear students. Today's topic is query processing. So after completing this lecture, you will be able to recall the concept of query processing. Then you will be able to recall the concept of query optimization. And finally, you will be able to describe the steps that are used in query optimization. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक से जनरली आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं. कुछ शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं दैट आर लॉन्ग आंसर टाइप दैट कैरी मोर मार्क्स. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इस टॉपिक को करते वक्त हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे जो आपने हो सकता है अगर आपने कंपाइलर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वहां पे आपने रेफर किए होंगे बट नेवरदलेस वो जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है उसके बारे में हम यहाँ पे जरूर बात करेंगे. बट दिस टॉपिक इज लिंक टू दैट एंड यहाँ पे हम कुछ बेसिक करेंगे कि क्वेरी को आप कैसे प्रोसेस करेंगे एंड क्वेरी को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे. सो रियल लाइफ में आपको समझ में आएगा कि जब आप एक सिंपल सी क्वेरी को लिखते हैं तब उससे रिलेटेड डीबीएमएस क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म करता है एंड कैसे इंश्योर करता है कि क्वेरी का रिजल्ट आपको फास्ट मिले. तो इसके बारे में हम बात करेंगे एंड विल एग्जांपल्स विल लुक एट हाउ द डीबीएमएस डज द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टास्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग. तो क्वेरी प्रोसेसिंग की हम बात करें तो इससे पहले जस्ट हमने एक क्वेरी को राइट करना सीखा है कि अगर आप एसक्यूएल क्वेरी की बात करें या रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी की बात करें बट जो क्वेरी है जनरली एसक्यूएल की क्वेरी के बारे में हम रेफर करते हैं. तो आपने सीखा कि एक एसक्यूएल की क्वेरी कैसे लिखते हैं. अब एसक्यूएल की क्वेरी ऑब्वियसली बात है आपको तो समझ में आ रही है, मशीन को समझ में नहीं आएगी. एंड योर बेसिक एम इज टू फेच द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. तो आपको मशीन से इंटरेक्शन भी करनी है. So query processing basically include the range of activities to get the data from the database. आपने तो SQL की क्वेरी लिख ली बट उस SQL की क्वेरी से डेटाबेस से डेटा कैसे हम फेच कर पाएंगे दैट इज यूजिंग दी क्वेरी प्रोसेसिंग. सो क्वेरी प्रोसेसिंग के इन बिटवीन भी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज हो रही होती है उनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्क्राइब द क्वेरी प्रोसेसिंग. सो it includes basically the range of activities involved in fetching data from the database. और डेटा को आप ये भी कह सकते हैं fetching answer from the database क्योंकि डेटाबेस से आप कुछ ना कुछ आंसर जानना चाहते हैं because of which you write a query. तो उस क्वेरी को प्रोसेस करने का मतलब ये है कि जब आपने क्वेरी को लिखा और जब आपको आंसर मिला उनके बीच में कौन कौन सी रेंज ऑफ एक्टिविटीज कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है to get that particular answer. So that is referred to as query processing. और वो range of activities कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे. So first activity की अगर हम बात करें so first activity is the translation activity. आपको ये पता है जो एसक्यूएल में आप क्वेरी लिख रहे हैं दैट इज इन हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्म. हाई लेवल लैंग्वेज क्यों? बिकॉज वो यूजर को समझ में आ रहा है बट वो मशीन को तो समझ में नहीं आ रहा. तो फर्स्ट टास्क इज आपने जो क्वेरी लिखी है इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल फॉर्म दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. सो पहला तो यही इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस कि जो भी आपने क्वेरी लिखी है वो मशीन को समझ में तो आए. तो उसके लिए हम एक पार्सर की बात करेंगे या ट्रांसलेटर की बात करेंगे जो हम आगे जाके डिटेल में जब स्टेप्स देखेंगे. बट पहली तो बात यह है हमें एक हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी. दिस मीन्स दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ क्वेरीज इन हाई लेवल डेटाबेस लैंग्वेज. एंड हाई लेवल डेटाबेस लैंग्वेज से मेरा मतलब है जैसे एसक्यूएल. तो द ट्रांसलेशन ऑफ क्वेरीज इन हाई लेवल डेटाबेस लैंग्वेज into expressions that can be used at the physical level of the file system. तो internal form में या physical form में जो फाइल सिस्टम जिस तरीके से क्वेरी को समझ सकती है उस तरीके में हम कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ क्वेरीज. उसके बाद ऑब्वियसली बात है क्वेरी का एक बेसिक एम रहता है कि क्वेरी का रिजल्ट हमें फास्ट मिलना चाहिए. सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज दी क्वेरी. तो ऐसा नहीं है एक बहुत बड़ी क्वेरी लिखी है तो इतनी बड़ी क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट करना है. पहले उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है ताकि हमें रिजल्ट भी फास्ट मिल सके.
तो नेक्स्ट इज विल अप्लाई दी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बारे में हम आगे जाके बात भी करेंगे. तो बेसिकली हम एक क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा बट उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा फास्ट हो जाएगा. सो वी नीड टू अप्लाई सम वेराइटी ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये काम करने के बाद वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट क्वेरी. तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, बट इन बिटवीन ऑल दीज टास्क आर परफॉर्म्ड. The actual evaluation of queries, that is हम finally answer को गेट करेंगे. सो दीज 3 टास्क आर टुगेदर नोन एज दी क्वेरी प्रोसेसिंग. तो क्वेरी प्रोसेसिंग का मतलब है हमें आंसर चाहिए, बट ये नहीं कि आंसर चाहिए तो डायरेक्टली हमें आंसर मिलेगा. पहले हमारी क्वेरी कन्वर्ट होगी इनटू एन इंटरनल फॉर्म, फिर हम क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स को लगाएंगे एंड साथ साथ फिर हमें एक्चुअल अपने क्वेरी का आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज रेफर्ड टू एज दी क्वेरी प्रोसेसिंग. दिस इज द बेसिक definition of what is referred to as the query processing, that is the range of activities involved in fetching data from the database, and these are the 3 major activities that are involved in fetching that result. So before going further, we'll do a quick knowledge check. So we have basically described the concept of query processing, the basic definition और क्या उसका मतलब है. Now we'll describe the steps that are used in query processing as well as the optimization, और वहीं पे हम query optimization के concept को भी recall करेंगे या फिर आपको बताएंगे, describe करेंगे. So these 2 topics will be done while we are telling you the various steps in query optimization. तो अभी हमने इन जनरल बात की है कि प्रोसेसिंग क्वेरी या क्वेरी प्रोसेसिंग होता क्या है. अब हम इन डिटेल बात करेंगे कि हर एक स्टेप पे क्या क्या फंक्शनिंग या क्या क्या बेसिकली एक्टिविटीज परफॉर्म होती है. सो देयर आर वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग अ क्वेरी. लाइक द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन की. तो यहाँ पे पार्सिंग और ट्रांसलेशन दोनों ही ऐसे टर्म है जो हम कंपाइलर में पढ़ते हैं. सो ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर बेसिकली एक ऐसा आप मॉड्यूल समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर का जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, या फिर जस्ट कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इन अदर लैंग्वेज, दैट इज रेफर टू एज अ ट्रांसलेटर. तो यहाँ पे भी जब हम क्वेरी को प्रोसेस कर रहे हैं, हम जैसे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सबसे पहला टास्क हुआ ट्रांसलेटर का या ट्रांसलेशन का, जहां पे हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे इनटू एन इंटरनल फॉर्म. तो वी नीड टू ट्रांसलेट अ गिवन क्वेरी इनटू इंटरनल फॉर्म, और ये बेसिकली उसी तरीका का फंक्शन है जो आपका कंपाइलर भी करता है. जैसे आपका सी का कंपाइलर की अगर हम बात करें तो आपने कोड लिखा है सी लैंग्वेज में, वो मशीन को तो समझ में नहीं आ रही. सो वी हैव अ कंपाइलर जो कि उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दी मशीन. तो यहाँ पे भी जो आपने एक क्वेरी को लिखा है उसको हम इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट तो करेंगे, साथ साथ कंपाइलर का एक और काम होता है कि वो एरर्स को भी चेक करता है, राइट. तो यहाँ पे भी यही काम होगा, हम क्वेरी के सिंटेक्स को भी चेक करेंगे और साथ साथ रिलेशन नेम को भी चेक करेंगे. तो जब आप क्वेरी को ट्रांसलेट करते हो उसी वक्त पे हो सकता है आपने क्वेरी, जैसे आप एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे हैं, लास्ट में सेमीकोलन मिस कर दिया या कोई सिंटेक्स गलत लिख दिया, तो कब चेक होगा? वो इसी स्टेप पे चेक होगा. अगर आपका सिंटेक्स सही है तो वो इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल गिव यू एन एरर. So here while we are translating a given query into the internal form, उसी वक्त पे हम सिंटेक्स भी चेक करेंगे कि क्वेरी का सिंटेक्स सही होना चाहिए, और साथ साथ जो आपने रिलेशन के नेम लिखे हैं, उनके एट्रीब्यूट के नेम लिखे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, वो सही होने चाहिए. सो दिस इज सिंपली लाइक द फंक्शन ऑफ जो कंपाइलर करता है. कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले सिंटेक्स चेक करेगा, सारे आपने वेरिएबल्स वगैरह सही नाम लिखे हुए हैं, कोई अनडिफाइंड तो नहीं है, वो सब चेक करेगा. उसके बाद उसको एक इंटरनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. सो दिस इज द टास्क ऑफ ट्रांसलेशन. After doing this translation thing or converting it into an internal form, then we'll generate a parse tree of it.
सो पार्स ट्री कुछ नहीं होता। पार्स ट्री अगर आप देखें तो हम कंपाइलर में एक बहुत मेजर टॉपिक है। यहाँ पे आप इतना समझ सकते हैं, एक क्वेरी को आप डायग्राम फॉर्म में, एक ट्री के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज दी पार्स ट्री। पार्स इसलिए क्योंकि वहां पे हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शंस या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को मेंशन करते हैं, जहां पे हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। यहाँ के लिए आप ये समझ सकते हैं, सिंपली आप जो क्वेरी को कन्वर्ट कर रहे हो इनटू अ डायग्राम फॉर्म या पार्स ट्री फॉर्म, ताकि उसे समझना या फिर उसमें ये स्पेसिफाई करना कि कौन कौन से ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज हो रही है, वो बताना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे आपको पता चल जाएगा, पार्स ट्री इज नथिंग बट द क्वेरी इटसेल्फ। So after the translation into internal form, the system will construct a parse tree representation of that query, and after that parse tree representation will get the equivalent. So after that parse tree generation of a query will get the equivalent relational algebra expression. तो अब ये भी सोच सकते हैं relational algebra expression तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट हमने वो डायरेक्टली लिखा ताकि हम इस एक्सप्रेशन को समझ सके कि मशीन कैसे समझ रहा है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ऑल्दो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखें, कंप्यूटर पे देखें, हम हमेशा क्वेरीज को हाई लेवल लैंग्वेज जैसे एसक्यूएल में लिखते हैं। आप कभी भी मशीन पे एक रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो आइडियली कोई एक यूजर जिसे डेटाबेस की कम नॉलेज है, आप उसके बारे में बात करें, तो उसके लिए एसक्यूएल इज दी मेन लैंग्वेज, उसके लिए रिलेशनल अलजेब्रा डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा हमें खुद से नहीं लिखनी, यहाँ पे एसक्यूएल होगी, वो फाइनली रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दैट एसक्यूएल लैंग्वेज विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन। तो अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बारे में बात की, दैट इज पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन, जहां पे आपने उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज में क्वेरी लिखी, उसने क्वेरी का सिंटेक्स चेक किया, एक पार्स ट्री बनाया, एंड फाइनली उसको रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। एंड यहाँ पे पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने बात की थी कि एसक्यूएल आपका एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, उसमें आप ये नहीं स्पेसिफाई करते कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी, वहां पे आप बताते हो सिर्फ व्हाट टू एग्जीक्यूट, और यहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करो इनटू रिलेशनल अलजेब्रा जहां पे आपको हाउ भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो हाउ कैसे स्पेसिफाई करोगे, जब आप एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे। तो यहाँ पे जब आप उसको एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आप उसको व्हाट बता रहे हो, एंड फाइनली रिलेशनल अलजेब्रा में आपको हाउ भी बताना है। ये कन्वर्जन कैसे होगा, बिकॉज आप एक पार्स ट्री कन्वर्ट करोगे। सो पार्स ट्री के बाद ये स्पेसिफाई करना कि कौन सा पहले सिलेक्ट होगा, पहले प्रोजेक्ट होगा, या क्या ऑपरेशन पहले होगा, वो बताना आसान हो जाएगा। सो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट स्टेप को लिखें तो दिस इज दी फर्स्ट स्टेप। हमारे पास एक क्वेरी आई, उसके बाद वी हैव अप्लाइड दी पार्सर एंड ट्रांसलेटर फंक्शन, एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। So now we'll look at an example for this. So now we'll look at an example for it. So suppose I have taken a very simple example. एक इंस्ट्रक्टर का आपका टेबल है जहां पे आपको सैलरी को रिट्रीव करना है उन इंस्ट्रक्टर्स की जिनकी सैलरी 75,000 से कम है। तो डेटाबेस में से वो इंस्ट्रक्टर्स जिनकी सैलरी कम है 75,000 से, वो हमें रिट्रीव करनी है। तो आफ्टर डूइंग दैट पार्सलेटर एंड ट्रांसलेटर फंक्शन, ऑब्वियसली आते वो सिंटेक्स चेक करेगा, सारा सिंटेक्स इनकेस सही है, या फिर हम बात करें कि रिलेशन का नाम, एट्रीब्यूट का नाम सब सही है, तो ये फाइनली जाके कन्वर्ट होगा इनटू अ रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन। अब रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सप्रेशन पे अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, लाइक two of the methods to write a relational algebra expression can be, one is, so there are two methods to write the relational algebra expression. First method can be, पहले हम सारी सैलरीज को रिट्रीव करें। तो फर्स्ट मेथड कैन बी, पहले हम सारी सैलरीज को रिट्रीव करें, दैट इज पाई ऑफ सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर। एंड हमें पता है रिलेशनल अलजेब्रा एक्सट्रैक्टर इनर टू आउटर पे जाता है। तो पहले हमने सारी सैलरीज निकाल ली, फिर वो सैलरीज ढूंढ ली जो 75,000 से कम है। तो एक ये तरीका है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्ट्रक्टर टेबल पे हम जाएंगे, सारी सैलरीज को हमने रिट्रीव कर लिया, प्रोजेक्ट करा लिया, फिर उनमें से वो सैलरी ढूंढ ली जो कि 75,000 से कम है और उनको फाइनली डिस्प्ले करा लिया। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। एंड क्योंकि पाई और सिग्मा आपस में कॉम्यूटेटिव है, मीन्स दोनों ही हम इनर और आउटर पे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका है
कि पहले हमने इंस्ट्रक्टर टेबल से वही सैलरी उठाई जो 75,000 से लेस है एंड उन्हीं सैलरीज को हमने डिस्प्ले किया. सो दिस इज अनदर मेथड. दोनों ही आंसर आपका करेक्ट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मैं ये कहूं कि दोनों में से बेटर वे कौन सा है, तो ऑब्वियसली आता है बेटर वे इज दी सेकेंड मेथड. तो सेकेंड वाला ज्यादा प्रेफर्ड होगा एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस. पहले तो आप सारी सैलरी को रिट्रीव करो और फिर वो ढूंढो कि जोन सी सैलरी 75,000 से कम है. तो बेटर यही है ना कि स्टार्टिंग में आप उन सैलरीज को ढूंढो जो 75,000 से कम है और उनको ही डिस्प्ले करो. अननेसेसरी पहले डिस्प्ले करके फिर ढूंढने का कोई सेंस नहीं है. तो देखा जाए तो सेकेंड क्वेरी को अगर आप लिखें या आप अपनी क्वेरी को अगर सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको रिजल्ट आपका फास्टर मिलेगा. एंड दिस इज डिसाइडेड बाय एन ऑप्टिमाइजर. तो क्वेरी ऑप्टिमाइज करेंगे हम, मीन्स अपने रिलेशन अलजेब्रा को ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से लिखना है या किस तरीके से उसका एफिशिएंट वे में फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है. दिस इज द टास्क ऑफ एन ऑप्टिमाइजर. So which relation algebra is more efficient is decided by a query optimizer. तो parsing and translator के बाद next जो function रहेगा that is of query optimizer. तो वो हमने step wise भी देखा था कि second steps होता है कि there are various query optimization techniques. ये तो बहुत simple था, वरना हमारे पास बहुत सारी techniques भी है जो हम use करके ये find out कर सकते हैं कि कौन सी query ज्यादा efficient है. So we'll use various query optimization techniques and we'll finally come up to a query that is more efficient. जैसे इस केस में हमने डिसाइड किया कि सेकेंड वाला ऑब्वियसली फास्टर है, मोर एफिशिएंट है एंड दैट शुड बी यूज. So this is the second step एंड फिर हमें एग्जीक्यूट करना है अपनी क्वेरी को, बट एग्जीक्यूट करने से पहले भी इन बिटवीन वी हैव वेरियस स्टेप्स. सो थर्ड इज वी हैव टू इवैल्यूएट अ क्वेरी. सो अगर हमें क्वेरी को इवैल्यूएट करना है तो ऑब्वियसली आता है क्वेरी कैसे इवैल्यूएट होनी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए. उसके लिए हमें एल्गोरिथम भी बताना पड़ेगा, हम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं या कौन सा सपोज करो इंडेक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे भी हमारे पास अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस होते हैं, प्राइमरी, क्लस्टर्ड, सेकेंडरी. तो कौन सा हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर रिट्रीवल के लिए. जैसे सिलेक्ट के लिए भी अलग एल्गोरिथम्स है, प्रोजेक्ट के लिए भी अलग एल्गोरिथम्स है. सो हमें वो तो जरूर मेंशन करना पड़ेगा. जब तक हम वो मेंशन नहीं करेंगे तो कोई कैसे एग्जीक्यूट करेगा उस क्वेरी को. सो टू इवैल्यूएट अ क्वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन और एनोटेट अ पार्स ट्री with the particular algorithms. So to specify how to evaluate a query, we need to provide relational algebra expression and we need to annotate it with instructions. हमें instructions को के साथ उस expression को लिखना पड़ेगा. And annotate it with instruction का क्या मतलब, we need to specify basically algorithm जो हम use कर रहे हैं या फिर हम जो index use कर रहे हैं. तो एनोटेट इट विद इंस्ट्रक्शंस मींस इंस्ट्रक्शन में हम ये बताना चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए कौन सी हम एल्गोरिथम का यूज करेंगे, या फिर अगर हम कोई इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो कौन सा हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं. तो बेसिकली यू कैन से द रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन विद द एनोटेशन इज रेफर्ड टू एज इवैल्यूएशन प्रिमिटिव. तो अब हमारे पास सिंपल रिलेशनल अलजेब्रा की एक्सप्रेशन था, बट अब हमने उस एक्सप्रेशन में ये भी मेंशन कर दिया कि कौन सी एल्गोरिथम हमें यूज करना है, कौन सा इंडेक्स हमें यूज करना है, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज द इवैल्यूएशन प्रिमिटिव. एंड जब हम इसे एक सीक्वेंस में लिखेंगे दैट इज रेफर्ड टू एज द इवैल्यूएशन प्लान, कि इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएट करना है. So a sequence of primitive operation that can be used to evaluate a query is referred to as the query evaluation plan. तो हम बेसिकली एक प्लान बना देंगे पूरा कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट क्या करना है, ताकि उसके बाद कोई कंफ्यूजन ना हो. जैसे उसी सेम एग्जांपल के लिए इफ आई ड्रॉ दिस क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान, so like this is an example of a query evaluation plan, and query evaluation plan is executed in bottom up fashion. So सबसे पहले हम इंस्ट्रक्टर की टेबल लेंगे, फिर उसमें से वो सैलरी रिट्रीव करेंगे जो 75,000 से कम है, और सैलरी पे हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है तो उसको रिट्रीव करना और फास्ट हो जाएगा अगर हम वो इंडेक्स को यूज करेंगे. सो यहीं पे हमने एनोटेशन दी हुई है कि यूज इंडेक्स 1. तो हम सैलरीज निकाल लेंगे जो 75,000 से कम है एंड फाइनली विल डिस्प्ले दोज सैलरी.
So this is referred to as the query evaluation plan. So this is referred to as the query evaluation plan. And फिर एक query evaluation engine होता है जो इस plan को लेगा and then will execute the query and find out the answer. तो उस query का हमें आंसर मिल जाएगा जब हमने ये plan decide कर लिया। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, हमारे पास बहुत सारे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होते हैं। तो वो क्या करेंगे, अब हमारे पास मल्टीपल क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान होंगे तो उनमें से जो सा ज्यादा एफिशिएंट होगा वो डिसाइड करेगा बाय द क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो दिस इज द इंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग जस्ट टू इवैल्यूएट और फाइंड आउट द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेरी। तो नेक्स्ट वी हैव द क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। वो क्या करेगा, क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान को लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा एंड विल गेट द आंसर टू दैट क्वेरी। सो दिस इज हाउ अ क्वेरी इज बेसिकली बीइंग प्रोसेस। तो बाकी सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप का डायग्राम बनाया था, बाकी सारे स्टेप्स उसी डायग्राम में हम कंप्लीट करते हैं। So we have the query, then parser translation के बाद we had the relational algebra expression, then we need to optimize it. Optimizer के बाद we had the evaluation engine. And finally the query output. So this is how a query result is being get. फर्स्ट हमारे पास क्वेरी है, उसको हमने पार्सर एंड ट्रांसलेटर के बाद रिलेशनल अलजेब्रा में कन्वर्ट किया, देन वी हैव ऑप्टिमाइज इट यूजिंग एन एग्जीक्यूशन प्लान। फिर उस एग्जीक्यूशन प्लान को या इवैल्यूएशन प्लान को हमने इवैल्यूएशन इंजन पे डाला, इस इंजन ने फाइनली इवैल्यूएशन प्लान को एग्जीक्यूट किया एंड गेट द आंसर एंड वी हैव फाइनली द क्वेरी आउटपुट। एंड ऑप्टिमाइजर के लिए ऑब्वियसली बात है हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा बेटर है, पहले सिलेक्ट अप्लाई करेंगे, पहले प्रोजेक्ट करेंगे, या फिर अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो कौन से रिलेशंस का ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ डेटा होना चाहिए। सो वी हैव सम स्टैटिस्टिक्स अबाउट द डेटा, ताकि आप डिसाइड कर सके कि किस तरीके से हमें क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है। So this is the various steps that is happening in case of query processing and optimization. So before going further, we'll do a quick knowledge check. We'll define what is query optimization. तो हमने एक basic idea तो देख लिया, जस्ट उसकी definition लिखनी है। So query optimization is when we have various execution plan or evaluation plan and we finally find out which evaluation plan is better or more efficient and we apply that particular evaluation plan. So this is query optimization. तो हमें अपने basically query को optimize बनाना है, उसको faster बनाना है, उसको more efficient बनाना है by selecting one of the evaluation plan. We will write the definition for this. तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करें, इट इज द प्रोसेस इन विच वी हैव मल्टीपल क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान्स फॉर सैटिस्फाइंग अ क्वेरी and they are being examined and a more efficient query plan is identified for execution. तो ये बताएगा कि कौन सा ज्यादा efficient query plan है और आप उसको यूज करें तो आपको रिजल्ट आपका फास्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे इन बिटवीन मैंने लिखा है मोर एफिशिएंट क्वेरी प्लान मींस दैट इज हैविंग लेस क्वेरी कॉस्ट। तो जिसकी कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली आते वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। So next we'll describe a small topic regarding query optimization, that is measure of a query cost. हमने ये तो कह दिया जिस क्वेरी की कॉस्ट कम हो गया आप उसको चूज करें, बट क्वेरी की कॉस्ट को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे उसके लिए नेक्स्ट विल डिस्क्राइब। स्टार्ट। सो नेक्स्ट इज विल डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ अ क्वेरी कॉस्ट। दैट मीन्स अब हमने ये तो बोल दिया कि जिस क्वेरी की कॉस्ट कम है हमें वो यूज करना है, बट क्वेरी की कॉस्ट एक्चुअल में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। क्वेरी को रिट्रीव करने के लिए ऑब्वियसली आते हैं हमें फाइल सिस्टम को रेफर करना पड़ेगा जो कि डिस्क में है। सो वी नीड टू डू सम डिस्क एक्सेसेस। डिस्क एक्सेसेस से मेरा मतलब है जैसे हमें सीक टाइम का यूज करना पड़ेगा, रोटेशन लेटेंसी टाइम का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम उस डेटा को फेच कर सके फ्रॉम दी डिस्क टू दी मेन मेमोरी, राइट। तो पहले तो आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको आपको लेके आना पड़ेगा या उससे रिलेटेड आपको डेटा लेके आना पड़ेगा फ्रॉम दी डिस्क टू दी मेन मेमोरी। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज इन्वॉल्व।
उसके बाद आपको उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इन द मेन मेमोरी. सो दैट इज द सेकेंड टास्क दैट इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेरी. उसके साथ साथ हो सकता है आप जो डेटाबेस का यूज कर रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि अलग अलग नेटवर्क पे अलग अलग एरिया पे फैला हुआ है. तो उस केस में आपको नेटवर्क का कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जहां से आप डेटा लेके आ रहे हैं वो अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पे है, तो वहां से डेटा लेके आने की कॉस्ट अलग है, बट दैट इज एन ऑप्शनल थिंग. तो क्वेरी कॉस्ट बेसिकली इन्वॉल्व एक तो डिस्क एक्सेसेस, क्योंकि क्वेरी रिलेटेड डेटा को आपको डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आना है, एंड फाइनली मेन मेमोरी में उसे एग्जीक्यूट करना है. So query cost can be measured in terms of disk accesses and then CPU time to execute a particular query. And इन दोनों में से भी हम देखें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिस्क एक्सेस वाला, क्योंकि इन मेमोरी ऑपरेशंस जो होते हैं जो कि सीपीयू टाइम यूज करता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू डिस्क एक्सेसेस, क्योंकि डिस्क एक्सेस बहुत ज्यादा स्लो ऑपरेशंस होते हैं. तो अगर हम एक बहुत बड़ी वैल्यू में एक छोटी सी वैल्यू यूज करते हैं, सो दैट इज वी कैन इग्नोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू. तो CPU टाइम टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी इज ऑलमोस्ट वेरी नेग्लिजिबल. तो क्वेरी की कॉस्ट में हम वो नहीं इंक्लूड करेंगे, वी जस्ट इंक्लूड द टाइम ऑफ डिस्क एक्सेस. तो डिस्क को एक्सेस करना है तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो पहली बात है आपको डेटा को ढूंढना है, सो यू नीड टू इंक्लूड दैट डिस्क सीक टाइम, और ढूंढने के बाद उस डेटा को आपको ट्रांसफर करना है. सो दो टाइम इंक्लूड होते हैं डिस्क एक्सेस में भी. तो दो टाइम इंक्लूड होते हैं डिस्क एक्सेस में भी. वन इज टू सीक दैट पर्टिकुलर डेटा एंड देन ट्रांसफर और ब्लॉक ट्रांसफर दैट डेटा टू द मेन मेमोरी. तो डिस्क एक्सेस इंक्लूड So disk access basically depends on number one the number of disk seek. तो कितना डिस्क सीक लगा है, कितनी बार आपको डेटा को ढूंढना पड़ा है, सो दैट इज द नंबर ऑफ डिस्क सीक. और उसके बाद ढूंढने के बाद डेटा को डिस्क से यू हैव टू ट्रांसफर इट टू द मेन मेमोरी. सो नंबर ऑफ ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क. सो ये आपकी दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपकी क्वेरी की कॉस्ट डिपेंड कर रही है. एंड फाइनली यू कैन मेंशन so the cost of query evaluation plan that is in terms of time. तो obviously आता है time is the cost here, that is B into TT plus S into TS. So B is the number of block transfers into average block transfer that is represented by TT, and plus number of seeks into average time to seek a data. So we'll write these two terms. So the cost of query evaluation finally will be taken as this, that is total block transfer में कितना टाइम लग रहा है and total seek में कितना टाइम लग रहा है. And this formula will be used in the next of the topic जहाँ पे हमें various select के algorithm या project के algorithm या फिर join के algorithm को आपस में compare करना है. So this is just what is I'm just giving you a basic idea कि query optimization क्या होता है. And query optimization में हम वो क्वेरी सिलेक्ट करते हैं जिसकी कॉस्ट कम होगी. तो कॉस्ट एक्चुअल में होती क्या है, सो आई हैव जस्ट डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट. So I hope so after completing this lecture you will be able to recall the concept of query processing. Query processing basically include the range of activities that is used to find out the answer to a particular query. जिसमें basic activities की अगर हम बात करें that is the translation of high level language into internal form, then query optimization, and finally the evaluation of a query. Next we describe the query optimization and steps of query optimizations together in one of the topic, जहाँ पे हमने बात की steps की. अगर query processing के steps की अगर हम बात करें, so first was the parsing and translator, जहाँ पे translator तो हो रहा है साथ साथ हम check भी कर रहे हैं syntax को, and then we are converting it into a parse tree, and finally a relational algebra expression. So this was the first step. Then after the relational algebra expression what will have is multiple relational algebra expression. तो उनसे related हम execution plan या evaluation plan decide करेंगे, and then we'll annotate it with expressions या instruction also. So we'll have multiple execution plans. तो उनमें से कौन सा ज़्यादा efficient है that is decided by the optimizer, and finally we have the query output. तो query output के लिए we have the query evaluation engine that takes the query evaluation plan and then gets the answer.
So we also looked at the particular diagram related the various steps, and finally we talked about the query optimization जहाँ पे हमने उसकी definition देखी, and then definition में we included that we select a query with lesser cost. So what was the cost of a query? So cost of query को जब हम लिखेंगे that is including the seek time as well as the block transfer time. इसमें हमने CPU time को ignore किया है, network time को ignore किया है, जो network से अगर connected है उस time को ignore किया है. उसके साथ तो हो सकता है हमें वापस से डिस्क में राइट बैक भी करना है, वो भी टाइम को इग्नोर किया हमने. बेसिकली इन जनरल बताया है कि द टाइम टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी या टाइम दैट अ क्वेरी टेक्स टू एग्जीक्यूट इज इक्वल टू द टोटल सीक टाइम एज वेल एज द ब्लॉक ट्रांसफर टाइम. सो आई होप all this concept is very clear. So to get a better understanding of all these topics, you will be solving two other activities. One is the LRQ and the PSM. Now you can have a look at the feedback exercise and provide with any other feedback or valuable suggestion from your side.